नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। दिल्ली शराब घोटाले में आज आएगा फैसला। ईडी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला। तो दिल्ली शराब घोटाले में आज फैसला आएगा। ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट आज मामले में सुनाएगी फैसला। 17 मई को कोर्ट ने सुरक्षित रखा था आदेश में। बड़ी जानकारी दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट आज मामले में फैसला सुनाएगी और 17 मई को कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। तो दिल्ली शराब घोटाले में आज फैसला आएगा। ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और कोर्ट की ओर से फैसला आएगा। तो ये जानकारी दिल्ली से शराब घोटाला मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ईडी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। और बता दें, इसके पहले 17 मई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़ी ये जानकारी। ईडी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ईडी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज फैसला आना है। सुप्रीम कोर्ट आज मामले में फैसला सुनाएगी। ये जानकारी सामने आ रही है दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर। इसके पहले 17 मई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और आज फिर से सुनवाई होगी। जब बताया जा रहा है कि आज फैसला आने की संभावना है दिल्ली शराब घोटाला मामले में। सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा और ईडी गिरफ्तारी को लेकर याचिका पर सुनवाई और ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होने जा रही है। तो आज सुप्रीम कोर्ट मामले में फैसला सुनाएगी। जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। 17 मई को कोर्ट ने सुरक्षित रखा था आदेश और आज एक बार फिर मामले की सुनवाई होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। ईडी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होने जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीति आयोग और अर्थशास्त्रियों की बैठक की 23 जुलाई को मोदी सरकार 3.0 का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। इस बजट को लेकर यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी सिद्ध अर्थशास्त्रियों के साथ विचार विमर्श उन्होंने किया और आगामी केंद्रीय बजट के लिए उनसे विचार विमर्श किया और सुझाव भी लिए। इस मीटिंग में अर्थशास्त्रियों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इसमें नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अन्य सदस्य भी शामिल हुए। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ ग्रस्त बलरामपुर के क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद सीएम बाढ़ पीड़ितों का हालचाल भी जाने। बलरामपुर में आए बाढ़ के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काफी नुकसान हुआ है। लोगों के घरों में पानी बह रहा है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहत सामग्री भी लोगों में बांटी। बलरामपुर जिले की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ी आबादी यहां पर इससे प्रभावित है। स्वयं बलरामपुर कस्बे में भी पानी घुस गया। लगभग 4 से 5 दर्जन गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। आवागमन बहुत सारे गांवों का बंद सा हो गया। मुख्य मार्ग बाधित हो गए। जनजीवन प्रभावित हुआ। सरकार ने पहले से ही प्रशासन को इसके बारे में निर्देशित किया था कि पहले से ही हम नौकाओं की व्यवस्था करके रखें। जो प्रभावित परिवार हो, जिनके घर के अंदर पानी घुस जाए, उनको फूड पैकेट उपलब्ध करवाएं। राहत पैकेट भी उन्हें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें।
और साथ साथ अन्य सामग्री जो भी एक घर के लिए आवश्यक है वह सभी करने के साथ साथ मेडिकल की व्यवस्था भी, क्योंकि बरसात के समय तमाम ऐसी बीमारियां होती हैं जो स्किन से संबंधित होती हैं, जल जनित होती हैं और पानी निकलने के बाद भी मच्छर आदि के प्रकोप के कारण कुछ बीमारियां होने की संभावना होती है। इन सब की सावधानी हमें प्रारंभ से ही करनी होगी। बाढ़ के अंदर पानी भरने के कारण सांप के काटने, बिच्छू के काटने और अन्य जंगली जानवरों के साथ साथ कुत्तों के काटने की शिकायतें भी सामने आती हैं। तो इसके लिए एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज के वैक्सीन भी जगह जगह हॉस्पिटल में रखवाने के लिए पहले से निर्देशित किए गए। बाढ़ राहत सामग्री को समय पे टेंडर करके पीड़ित परिवारों को, प्रभावित परिवारों को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए और यह भी व्यवस्था की गई थी कि अगर जनधन की हानि होती है तो जनहानि पर आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपए की सहायता परिवारजनों को तत्काल उपलब्ध करवा दें। पशु हानि पर भी अनुमन्य सहायता उस पीड़ित परिवार को तत्काल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करवा दें। और यही नहीं, फसलों की भी जो नुकसान हुआ है, फसलों के नुकसान के लिए भी हमें व्यवस्था सुनिश्चित कराएं कि फसलों के नुकसान के लिए सर्वे करते हुए अविलंब वह पैसा भी उनके खातों में चला जाए जहां फसल को नुकसान हुआ है। यहां पर हमारे जनप्रतिनिधिगण बाढ़ बचाव के कार्य के साथ प्रशासन की पूरी मदद कर रहे हैं। परसों ही जल शक्ति मंत्री और प्रमुख सचिव सिंचाई ने इन पूरे क्षेत्रों का दौरा किया था और बाढ़ और राहत कार्यों को तेजी करने के लिए उन्होंने यहां पर व्यवस्था भी बनवाई थी। मैं स्वयं भी कल पीलीभीत और लखीमपुर खीरी के दौरे पे था। आज श्रावस्ती और बलरामपुर के दौरे पर जगह जगह इन कार्यक्रमों को मैं देख रहा हूं। आज के इस अवसर पर सभी बाढ़ पीड़ितों के साथ यहां पर लगभग 50,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है, जिसमें 32,700 हेक्टेयर से अधिक भूमि भी, कृषि भूमि इससे प्रभावित हुई है। यहां पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की फ्लड यूनिट के साथ साथ प्रशासन के स्तर पर भी नौकाओं की व्यवस्था की गई है। सरकार की पूरी संवेदना आप सभी पीड़ित जनों के प्रति है, प्रभावित परिवारों के प्रति है। जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है उनके प्रति हमारी संवेदना है। जहां पर धनहानि हुई है उनके प्रति भी हमारी पूरी सहानुभूति है। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि सरकार इस आपदा की घड़ी में आपके साथ खड़ी है और डबल इंजन की सरकार आपके हितों के लिए कार्य करेगी। जनप्रतिनिधिगण, हमारे विधायकगण यहां पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ मिलकर के बचाव और राहत कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का कार्य करते हुए प्रशासन को गांव-गांव में राहत सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था भी करवाने में अपनी मदद करेंगे। और वहीं श्रावस्ती जिले में आए बाढ़ और कटान का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को जमुनहा पहुंचे, जहां राप्ती बैराज स्थित गेस्ट हाउस में 6 और 7 जुलाई की रात रेस्क्यू कर बचाई गई रेखा देवी और फ्लड पीएसी के जवानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही बाढ़ में डूबे 4 परिवारों को राहत चेक और बाढ़ प्रभावितों को बाढ़ राहत किट भी प्रदान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 33 तहसील, 633 गांव और 17,97,000 आबादी बाढ़ की चपेट में आई है, जहां 18,000 से अधिक पशु और 1,45,000 हेक्टेयर कृषि भूमि अचानक जल प्लावन के कारण प्रभावित हुई है। सभी गांवों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फ्लड, पीएसपी और स्थानीय स्तर पर नौकाओं की व्यवस्था की गई है। 6 और 7 जुलाई को अचानक नेपाल के अंदर और उत्तराखंड के अंदर भारी बरसात के कारण जल प्रवाह की एक स्थिति पैदा हुई। पहली बार जुलाई प्रथम सप्ताह में बाढ़ देखने को मिली। अक्सर क्षेत्र में बाढ़ राप्ती नदी में और सरयू जी में बाढ़ अगस्त के अंत तक या सितंबर तक देखने को मिलती थी। इस बार बाढ़
जुलाई तक हम सप्ताह में देखने को मिलते हैं। और स्वाभाविक रूप से इससे न केवल तैयारियां प्रभावित हुई, बल्कि लोग भी जो नदी के किनारे रहते हैं उन लोगों के सामने भी तमाम संकट खड़े हो गए। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य होकर के कार्य करना, जैसे आपने देखा होगा 11 लोग एक टापू में फंस गए थे, अचानक राप्ती नदी में पानी आ गया और धैर्य खोए बगैर महिला और बच्चों की 11 लोगों की पूरी अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके 118 पर उन्होंने फोन कॉल किया, डायल 100 को कॉल किया और फिर पुलिस की टीम वहां पहुंचती है। पीएसी के बहादुर जवानों ने उन 11 के 11 लोगों को, जिनमें 5 बच्चे थे, 6 महिलाएं थी, उन सबको सुरक्षित वहां से निकाल करके आप आपके सामने देखा होगा कि जिस महिला ने सूचना दी उसको और उनके साथ एक पुरुष थे, उनको हमने सम्मानित किया। और पीएसी के उन जवानों को जिन्होंने अंधेरे में शहर की प्रवाह के बगैर उन 11 लोगों की जान बचाने में अपना योगदान किया, उन सबको भी हमने यहाँ पे प्रमाण पत्र दिया और उन सभी जवानों को भी इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए जो भी जवान थे उनको स्पेशल हम लोग इनाम भी देंगे। साथ साथ जिस महिला ने और उनके साथ जिस पुरुष ने इसको बचाने में योगदान दिया उनके लिए भी नगद पुरस्कार की घोषणा हम अलग से उनको करेंगे। पहले से व्यवस्था है, हम लोग जब 2017 में सरकार में आए थे तो हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई थी कि आपदा के कारण अगर कहीं कोई जनहानि होती है उस परिवार को तत्काल 4 लाख रुपए की सहायता प्राप्त हो जाए। मानव वन्य जीव संघर्ष में अगर किसी कोई जनहानि होती है तो वहां पर भी 4 लाख की सहायता दी जाए। कहीं सर्पदंश से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है उस परिवार को भी सहायता के रूप में ये राशि उपलब्ध करा दी जाए। कहीं पर कोई आकाशीय बिजली से कोई किसान की, कोई बटाईदार की, किसान के परिवार के किसी सदस्य की असामयिक मृत्यु होती है उसके परिवार को भी आपदा राहत कोष से तत्काल सहायता राशि या फिर कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत राशि उपलब्ध करवा करके उस परिवार को संबल प्रदान किया जाए। और आज यहाँ पर 4 ऐसे परिवार जिन्होंने अचानक आई बाढ़ के कारण अपने परिवारजनों को खोया है उनको भी 4-4 लाख रुपए की सहायता यहाँ पर प्रदान की गई है। उन सभी पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है, राज्य सरकार की पूरी संवेदना है, केंद्र सरकार की पूरी संवेदना है। सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं, लेकिन जहां पर नदी की क्षमता केवल 30,000 क्यूसेक वाटर को वहन करने की हो, अगर अचानक 3 लाख क्यूसेक वाटर उसमें आ जाए तो स्वाभाविक रूप से सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती है। और यही हुआ जब नेपाल के अंदर अत्यधिक बारिश हुई, उन्होंने अपने वहां की सभी रेगुलेटर और डैम के फाटक खोले, अचानक जल प्रवाह सभी नदियां जल प्लावित हुई। केवल राप्ती नदी की स्थिति नहीं है, सरयू जी में भी काफी बड़े पैमाने पे बाढ़, बड़े पैमाने पर हम लोगों ने सारवा नदी में भी देखा, कल में पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में भी था। सैकड़ों गांव इससे चपेट में आए हैं और वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो 12 जनपद इस अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट। और अयोध्या में इंडिया वॉइस की खबर का असर देखने को मिला है, जहां रुदौली के अमानीगंज रोड की दुर्दशा की खबर को हमने प्रमुखता से चलाई थी, जिसका शासन ने संज्ञान लिया है और अब इस सड़क के निर्माण के लिए दोबारा बजट जारी किया जाएगा और जल्द ही रुदौली अमानीगंज सड़क का निर्माण
शुरू हो जाएगा। वहीं इस खबर से रुदौली की जनता गदगद है और उसने इंडिया वॉइस का आभार भी जताया। जनता ने कहा कि 12 सालों से जो नहीं बन सका, इंडिया वॉइस की मुहिम से बनने जा रहा है। सड़क निर्माण के लिए 3,16,59,000 की पहली किस्त के लिए धन हुआ अब मुक्त हुआ है। बता दें कि रुदौली से अमानीगंज 7 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कार्य 15,82,95,000 से होना है। अमानीगंज की स्थिति जो बद से बदहाल थी, आम जनता को निकलने में काफी दिक्कतें होती थी और इंडिया वॉइस की मुहिम 21 जून को उन्होंने खबर को प्रसारित किया था, जिसके बाद जो है प्रशासन हरकत में आया और यहाँ पे 15 करोड़ के 82 लाख रुपये जो है इस सड़क का, नई सड़क का निर्माण होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि गिट्टी आने का भी यहाँ कार्य शुरू हो चुका है और निर्माण कार्य बहुत जल्द ही शुरू होगा। और इस सड़क पे जो है नई सड़क बिल्कुल चमचमाती हुई सड़क बनेगी, आम जनता को राहत भी मिलेगी। और यहाँ कुछ लोग भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपके चैनल को, आपको विशेष रूप से। आप हमारे संपर्क में बहुत दिन से हैं और आपका हम किस तरीके से धन्यवाद करें कि हम लोगों की परेशानी किसी भी तरीके से दूर हो गई और ये निर्माण कार्य पूरा हो जाए और ढंग से पूरा हो जाए तो हमारे लोगों का व्यापार तो चल जाएगा। अच्छा, ये सड़कें कितने दिनों से खराब पड़ी थी? ये करीब खराब है 10 साल से। 10 साल से ज्यादा ही से खराब है, 10 साल से कोई काम नहीं हुआ। लेकिन जहमत नहीं उठाई जी, ठीक कराने की जहमत किसी ने नहीं? ना किसी ने, कई जगह शिकायत करी गई, कई जगह का बताया गया, लेकिन कोई शिकायत सुनी नहीं गई। लेकिन अब आपके चैनल से माध्यम से इंडिया वॉइस ने मुहिम भी बना लिया था कि रुदौली अमानीगंज मार्ग को ठीक कराएं। नहीं, ये तो आपका बहुत सराहनीय काम, ये समाज सुधार का काम है। मरीज परेशान होते थे, रात बिरात कोई साधन भी नहीं मिलता था। जिसके पास साधन है वो है और जो गरीब तबका है वो बहुत परेशान। क्या नाम पड़ता? निर्मल गुप्ता, अमानीगंज रोड, रुदौली। इंडिया वॉइस का बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया वॉइस का जो 12 सालों से अभी तक सड़कें बनी नहीं थी, आप लोगों की वजह से सड़कें पर कुछ ध्यान दिया गया है, जो बन जाएगी। नहीं तो वरना रोजगार भी सबसे बहुत दिक्कत आ रही थी। क्या कहेंगे, इंडिया वॉइस की खबर जब चली तो रुदौली अमानीगंज रोड के निर्माण का आपके चैनल का सबसे पहले धन्यवाद कि जो आपने न्यूज दिखाया तब शासन से पैसा पास हुआ। ये कितने दिनों से सड़कें खराब थी? लगभग ये 5-6 वर्ष पहले से सड़क खराब। तो आज तक की कोई ठीक नहीं कराया? आज तक की कोई इसको ध्यान नहीं किया, न विधायक न कोई सांसद। क्या नाम पड़ता? हमारा राम कुमार यादव। इंडिया वॉइस ने खबर 21 जून को चलाई है, उसके बाद ये हरकत में आया। हरकत में है जब जिस दिन ये न्यूज चली, उसके बाद ये गिट्टी वगैरह गिरनी शुरू हुई है। बन जाए तो अच्छी, नहीं 12 साल से तो हम लोग एकदम परेशान है इस रोड पे। शासन ने 15 करोड़ 82 लाख रुपए पास किए हैं, अब काम शुरू हुआ है। अच्छा, कितने दिनों से खराब थी? ये लगभग 12 साल से खराब है सड़क। तो इंडिया वॉइस की मुहिम काम आई उनकी मुहिम। क्या कहेंगे? भाई उनको धन्यवाद देंगे कि उनकी वजह से ये सड़कें पे काम लगना शुरू हुआ, सरकार ने इस पर संज्ञान लिया। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनका भी साफ तौर पे यहाँ पे कहना है कि इंडिया वॉइस की खबर चलने के बाद जो है शासन एक्शन में आया है और 15 करोड़ रुपए के करीब अवमुक्त हो गए हैं। अब इस पे नई सड़क बनेगी। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहिएगा जी, अब ये इंडिया वॉइस की खबर 21 जून को चली है, उसके बाद जो हरकत है? मैं इंडिया वॉइस को जितना धन्यवाद दें उतना ही कम है। इंडिया वॉइस ने जो काम करके दिखाया है, इसी तरह अगर इंडिया वॉइस काम करता रहेगा जमीन के स्तर पे तो लोकतंत्र हमारा बचा रहेगा। और दूसरी बात, इंडिया वॉइस ने जो काम इस तरह जमीनी स्तर पे काम कर रहा है, युद्ध स्तर पे अगर इसी तरह करता रहेगा तो हमारे रुदौली विधानसभा में जहां भ्रष्टाचार का अंबार बना हुआ है वहां सारे भ्रष्टाचार ओपन होंगे। हमारे शिवम भाई का बड़ा बड़ा धन्यवाद कि जो उन्होंने पूछा, वो बधाई के पात्र है। अगर वो रुदौली में किसी दिन आते हैं तो हमको भी चांस दिया जाए उनका स्वागत करने के लिए। क्या कहेंगे, इंडिया वॉइस की खबर जब चली उसके बाद सड़क बनना शुरू हुई? इंडिया वॉइस की सड़क चली मुहिम हमें अच्छा काम दिख रहा है। अब काम चालू हो गया है, इसमें जो लेबर लोग काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं और आयोजन थोड़ा बहुत कम है, बाकी तो नहर से निकल जाते हैं। जो सड़क है बहुत दिन से खराब है। आज से 10-12 साल पहले मैं भी इधर ही रोड से गुजरा करता था, तो ये बहुत खराब है। यहाँ पानी भर जाया करता है हमेशा, ना कोई इसकी सुनवाई करता है ना कोई, मगर इंडिया वॉइस की सुनवाई से बहुत अच्छा लाभ हुआ है। क्या नाम पड़ता है? मेरा नाम श्रवण कुमार चौहान है।
यहाँ पे जो लोग हैं उनका भी यहाँ पे साफ तौर पे कहना है कि इंडिया वाइस की जो मुहिम थी कि दुधौली से अमानीगंज मार्ग का निर्माण कार्य कराया जाएगा और वो मुहिम काम होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं, पीछे मैं कैमरा मैन से कहूंगा कि गिट्टियां यहाँ पे आना शुरू हो गई हैं और जल्द ही इस सड़क पे जो है नई सड़क का निर्माण होगा। और आम जनता ने भी इंडिया वाइस की खबर को, इंडिया वाइस के चैनल को जो है धन्यवाद दिया। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइस, अयोध्या। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।